गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सबका महत्वपूर्ण विषय है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली मीन्स इग्नोर्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार विदाउट एनी ब्रेक मेट विद एन एक्सीडेंट with another person who driving on the wrong side of the road, this result is called contributory negligence. It's a defense available to the defendant in case of contributory negligence which prevent the plaintiff to get compensation. Contributory negligence is ignorance of due care on the part of the plaintiff to avoid the consequences of the defendant negligence. This concept is loosely based on the maxim voluntaria not fit injuria. Injuries sustained voluntarily, it means a person who is not taking due negligence in order to avoid the consequences resulting out from the negligence of the defendant. So we will understand about this topic in Hindi. अंशदायी उपेक्षा क्या है? अंशदायी उपेक्षा कैसी उपेक्षा होती है जिसमें दोनों पार्टियों के द्वारा नेग्लिजेंस किया जाता है और लापरवाही की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक घटना घटती है और उस घटना में दोनों लोग उत्तरदायी होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। अंशदायी या योगदायी उपेक्षा से तात्पर्य उच्च उपेक्षा से है जिसमें प्रतिवादी के साथ वादी की भी उपेक्षा रही है। इस प्रकार उपेक्षा में वादी एवं प्रतिवादी दोनों का ही योगदान रहा है। यदि इस प्रकार किसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई तो उसे आंशिक उपेक्षा तब कहा जाएगा जब वादी ने उस समान सुरक्षा, विवेक एवं दक्षता का आचरण न किया हो जिससे प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दुर्घटना को रोका जा सकता है। अगर कोई वादी है और प्रतिवादी भी अगर उसी तरह की लापरवाही करता है तो घटना घटती है। अगर उसमें से एक पार्टी कोई डिफेंड करती है तो घटना घटने से रोका जा सकता है। अंडरविल एक बहुत ही लर्नेड जूरिस्ट है जिन्होंने परिभाषा दी है कि आंशिक असावधानी दोषी तब माना जाता है जबकि उसने स्वयं अपने आप को लापरवाही से इस प्रकार क्षति पहुंचाई हो। यदि वह सावधानी से कार्य करता है तो उसके प्रतिवादी द्वारा की गई असावधानी से क्षति नहीं पहुंचती। इस प्रकार आंशिक उपेक्षा द्वारा जो क्षति पहुंचती है उसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों दोषी होते हैं। अतः इस प्रकार की क्षति में कोई भी व्यक्ति किसी से क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता, क्योंकि जिस क्षति में व्यक्ति का स्वयं का योगदान हो उसके लिए दूसरे से क्षतिपूर्ति नहीं मांगा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो ये तो लागू ही होता है क्योंकि इसमें दोनों पार्टियां हैं। वादी स्वयं परिणामों से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने में लापरवाह और नुकसान का प्रत्यक्ष कारण बन जाता है तो कोई मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। यदि वादी और प्रतिवादी ने दोनों ने इस सीमा तक उचित उपाय या साधारण सावधानी बरती है कि वे दोनों ऐसे परिणामों से बचना चाहते हैं तो वादी प्रतिवादी पर मुकदमा नहीं कर सकता है। तो पूर्व एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अंडर प्रीवियस लॉ में कुछ जो है एक्सेप्शन है उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्तव्य नहीं था कि वादी प्रतिवादी के बल्कि यह अधिकार था कि वह माने कि प्रतिवादी उपेक्षा प्रतिवादी ने प्रत्येक कार्य का पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी से किया है और उस कार्य को बचाने के लिए अगर दोनों पार्टियों में से एक कोई योगदान करती तो वो अंशदायी उपेक्षा होने से बच जाती। तो जब वादी के ऊपर सावधानी बरतने कोई कर्तव्य नहीं था बल्कि वादी का यह अधिकार था कि यह मान ले कि प्रतिवादी ने प्रत्येक कार्य पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी से किया हो। इसमें एक बहुत ही लीडिंग केस है, बटलर फील्ड बनाम फॉरेस्टर का वाद 1887 का है। प्रतिवादी ने गली में एक बल्ली लगाकर अनुचित अवरोध उत्पन्न किया। वादी संध्या समय जबकि इतनी रोशनी थी कि वादी उस अवरोध को देख सकता था, सवारी में बैठकर अपने घर आ रहा था। वादी उस अवरोध को देख सकता था और तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी लट्ठे से टकरा गई और वादी घायल हो गया। न्यायालय का मत था कि वादी को कोई वाद हेतु पैदा नहीं होता। जहां प्रतिवादी की उपेक्षा के बावजूद वादी उचित सावधानी द्वारा दुर्घटना को बचा सकता था। द रूल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का रूल है, वादी की अंशदायी उपेक्षा वहां बचाव नहीं होगी जहां प्रतिवादी को वादी की उपेक्षा के पश्चात दुर्घटना को बचाने का अवसर मिला हो।
डेविस बनाम मान है। डेविस बनाम मान का वाद, वादी ने अपने गधे की टांगें बांधकर उसे उपेक्षापूर्वक एवं सकरी सड़क पर छोड़ दिया। प्रतिवादी बाद में मोटर से तेजी से आते हुए उपेक्षा के कारण गधे से टकरा गया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यद्यपि वादी का कृत्य उपेक्षापूर्ण था, तथापि प्रतिवादी को दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर उपलब्ध था। यदि प्रतिवादी सतर्कता एवं सावधानी बरतता तो दुर्घटना न होती, अतः वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी था। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत है। जब प्रतिवादी ने वादी को गंभीर खतरे की स्थिति में फंसा दिया हो और वादी ने उपयुक्त सावधानी एवं विवेक के द्वारा खतरे को बचाने हेतु जो कार्य किया है वह भले ही खतरनाक अथवा उपेक्षापूर्ण रहा हो, परंतु प्रतिवादी ऐसी दशा में अंशदायी उपेक्षा को बचाव नहीं ले सकता। जोन्स बनाम वॉयस 1816 का महत्वपूर्ण वाद है। प्रतिवादी एक कोच ड्राइवर था और प्रतिवादी असावधानी के कारण कोच के पलटने का स्पष्ट खतरा उत्पन्न होने पर वादी उसमें कूद पड़ा। इस प्रकार घायल हो गया कि वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी ने घायल हो गया है और वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी ने स्वयं उपेक्षापूर्ण खतरा उठाया। न्यायालय ने प्रतिवादी का तर्क नहीं माना क्योंकि प्रतिवादी ने स्वयं असावधानी द्वारा वादी को गंभीर खतरे की स्थिति में डाल दिया। मैरीटाइम लॉ जो है, अंशदायी उपेक्षा का सिद्धांत एडमिरल्टी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले विधि प्रशासन पर लागू नहीं होगा। प्रत्येक समुद्रिक जहाज का कर्तव्य है कि वह जहाज़ों को टक्कर बचाने हेतु नियमों का पूर्ण पालन करें। जब कभी जहाज़ टकरा जाते हैं तो समुद्री अभिशमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपेक्षा की मात्रा के अनुसार क्षतिपूर्ति पूर्ति को विभाजित कर दी जाती है। यदि उपेक्षा का अनुपात न तय हो सके तो क्षतिपूर्ति बराबर बांट दी जाती है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की उपेक्षा। अंशदायी उपेक्षा का सिद्धांत बच्चों के मामलों में लागू नहीं होता क्योंकि यह मानसिक दशा है और बच्चों प्रौढ़ों के समान सामाजिक एवं त्वरित निर्णय नहीं ले सकते हैं, अतः कोई भी बचाव नहीं है। बच्चा स्वयं अंशदायी उपेक्षा का दोषी है। लिंच बनाम नूरदीन 1841 का बहुत ही अच्छा वाद है। इस वाद में प्रतिवादी अपनी घोड़ा गाड़ी सड़क पर बिना रक्षक के छोड़ दी जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वादी एक बच्चा गाड़ी पर चढ़ रहा था और दूसरे बच्चे ने लगाम खींच दी। परिणाम स्वरूप घोड़ी चल पड़े और वादी पहिए से कुचल गया। न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी माना। वर्तमान विधि क्या है? तो विधि सुधार अंशदायी उपेक्षा अधिनियम 1945 की धारा 1 के अनुसार जहां किसी व्यक्ति को आंशिक रूप में स्वयं अपने दोष तथा आंशिक रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के दोष के कारण क्षति होती है, नुकसानी हेतु दावा इस कारण असफल नहीं होगा कि क्षति स्वयं के दोष के कारण हुई थी, लेकिन प्राप्त होने वाली नुकसानी उस सीमा तक कम कर दी जाएगी जितनी न्यायालय दावाकर्ता की क्षति के दायित्व से उचित तथा साम्यपूर्ण हिस्सा समझता है। अंतिम अवसर का नियम, द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, यह नियम वादी तथा प्रतिवादी पर समान रूप से लागू होता है। इसके अनुसार जब दोनों ही पक्ष असावधानी बरतने का दोषी हो तो अपक्ष नुकसानी के लिए दायी ठहराया जाता है, जिसे असमान असावधानी बरतकर दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर उपलब्ध होता है। अतः न्यायालय ने माना कि इस नियम के अंतर्गत उस पक्ष को दायी ठहराते हैं जिस पक्ष को सावधानी बताकर दुर्घटना बचने का अंतिम अवसर होता है। डेविस वर्सेस मॉन, वादी ने अपने गधे के पैर बांधकर सड़क पर छोड़ दिया और प्रतिवादी को घोड़ा गाड़ी तेज से दौड़ती हुई सड़क से गुजरी, गधे से टकरा गई, गधा मर गया। वादी ने प्रतिवादी पर वाद दायर किया। न्यायमूर्ति बैरोन पार्क ने प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी ठहराते हुए यह विचार अभिव्यक्त किया कि यद्यपि वादी ने गधे को अनुचित ढंग से सड़क पर छोड़ा था, परंतु प्रतिवादी को गाड़ी इतनी गति से हाँकनी चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर दुर्घटना रोकी जा सके। यदि ऐसा न हो तो भी कोई भी व्यक्ति अपना वाहन सड़क पर पड़े माल पर चढ़ाकर सोते हुए व्यक्ति पर गलत दिशा से आ रहे वाहन पर चढ़ाकर न्यायोचित सिद्ध कर सकता था। विधि सुधार योगदायी उपेक्षा अधिनियम 1945, इस अधिनियम द्वारा जब कोई क्षति दो व्यक्तियों की उपेक्षा से होती हो तो नुकसानी का विभाजन उनके दोष के अनुपालन में किया जाता है। स्मिथ चेस्टर फील्ड एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1953 का वाद है।
एक लड़की मशीन पर काम करती थी। मशीन ठीक से बंद नहीं थी। लड़की ने मशीन के गार्ड के अंदर जानबूझकर अपना हाथ घुसेड़ दिया, जिससे उसका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। अभी निर्धारित हुआ कि लड़की 7% क्षति के लिए दायी थी। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि लापरवाही प्रतिवादी के लिए उपलब्ध बचाव है, जो वादी को पुरस्कार या मुआवजा पाने से रोकता है या दूसरों की लापरवाही से बचने के लिए उचित परिश्रम करने में किसी कार्य या चूक की अज्ञानता है। सहभागी लापरवाही के मामले में सबूत का आभार प्रतिवादी पर होता है। कुछ ऐसी स्थितियां जिन पर सहभागी लापरवाही का बचाव लागू नहीं होता, जैसा कि ऊपर के वादों में बताया गया है।